आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। एडजस्टमेंट यानी कि समायोजनाएं, ये अध्याय इस समय हम पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में अभी तक कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ाई जा चुकी हैं। हम अभी कुछ नई एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। होपफुली आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। इज इट? एडजस्टमेंट का चैप्टर मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों? बोल के थोड़ा सा बताएं मुझे अगर आप देख पा रहे हो। नो सर। नहीं देख पा रहे? अच्छा सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। ओके। तो देखिए, समायोजनाओं का ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने जस्ट अ सेकेंड, इसमें हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट जो पढ़ ली हैं, अब हम उसके आगे की बात करेंगे। जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ ली हैं उसमें अदत्त व्यय रहे हैं, उनके उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे। पूर्वदत्त व्यय भी पढ़ा था, उसके भी उदाहरण पढ़ लिए थे। स्थगित आयगत व्यय ये क्या होते हैं, अगर आपसे मोटा मोटा पूछें तो क्या आपको आइडिया है स्थगित आयगत व्यय क्या होता है? कोई बता सके अगर आप में से? यस सर। बताइए। सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मतलब काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि विज्ञापन पर वे जैसे 2 लाख हो गया तो उसको वो आयगत माना जाएगा, लेकिन अगर उसको 1 साल में ही हम दिखा देंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमें लॉस हो जाएगा अगर हमने उसको सारा दिखा दिया एक ही बार में। तो उसको हम कुछ एडजस्ट करते हुए चलते हैं, जैसे 1 साल में कुछ दिखाया, दूसरे साल में थोड़ा सा दिखाया, ऐसे करते हैं, एडजस्ट करते चलते हैं, उसको स्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। अच्छा, अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय का भी आइडिया होगा, ये क्या होते हैं? क्या दिव्या और आस्था में से कोई बता सकता है अदत्त व्यय क्या होते हैं? हमने इससे पहले अदत्त व्यय अभी देखा, पढ़े भी हैं। क्या होते हैं अदत्त व्यय? सर, तो ये ऐसे भी होते हैं जिनका भुगतान मतलब आवश्यक होता है करना। भुगतान करना आवश्यक होता है, और आवश्यक शायद इसलिए होता है क्योंकि हमने उनकी सेवाओं का लाभ उठा लिया है, लेकिन अभी हमने भुगतान किया नहीं है ना? तो एक्सपेंसेस विच आर अनपेड, विच आर स्टिल टू बी पेड, जिन खर्चों को अभी भी पे करना बाकी है, वह खर्चे अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी का सर अपोजिट पेशगी, जिस, हाँ सर पेशगी क्या होता है? हाँ, पेशगी जो होता है वो एडवांस होता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति से कोई काम लेना चाहते हैं और उसको एडवांस में अगर कुछ पैसा देते, तो उसे उर्दू लैंग्वेज में बोल दिया जाएगा कि उसे पेशगी कुछ रकम दे दी गई। रकम माने अमाउंट, यानी कि धनराशि। ठीक है, तो पेशगी माने प्रीपेड, एडवांस में कुछ देना। तो ऐसे वे जिनका लाभ अभी हमने नहीं उठाया, जिनकी सेवा अभी हमने नहीं ली, उन्हीं को हम पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस नाम का एक टर्म यूज किया गया है। अनएक्सपायर्ड मतलब वह खर्चे जिनका हमने पेमेंट किया और अभी या तो हमने बिल्कुल एडवांस में सारा का सारा रकम एडवांस में दे दिया है, या ऐसा होगा कि हमने एक साथ ढेर सारी रकम दे दी। मान लिया 1 महीने की सैलरी किसी की बनती थी क्योंकि उसने 1 महीने काम किया, लेकिन हमने उसको 1 महीने का काम करने के बाद ही 3 महीने की सैलरी दे दी। तो उसमें से 1 महीने की सैलरी तो एक्सपायर हो गई क्योंकि 1 महीने वो काम कर चुका है, लेकिन बाकी के 2 महीने का काम अभी उसने किया नहीं है, और हमने तो एक साथ 3 महीने की सैलरी दे दी है। तो 2 महीने की जो नेक्स्ट बाकी 2 महीने हैं, उनकी सैलरी अभी एक्सपेंस के तौर पे अनएक्सपायर्ड है। 1 महीना का जो सैलरी था वो एक्सपायर हो चुकी क्योंकि उसका यूज हो चुका। तो खैर, पूर्वदत्त व्यय वह है सिंपली जिनको आपने एडवांस में किसी को भुगतान कर रखा हो। इसके एडजस्टमेंट्स हम पढ़ चुके हैं और पेशगी भी बताया जा चुका है क्लास में। आस्था शायद बीच में 1-2 दिन नहीं आ पाई थी, कुछ ऐसा रहा था मे बी, है ना? इस वजह से शायद ये डाउट रहा होगा।
सो अभी अनुपार्जित आय और उपार्जित आय ये भी हैं। अनुपार्जित आय और उपार्जित आय ये जो दो आइटम है ये इनकम से संबंधित है। ऐसी कोई इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, उस इनकम को हम बोलते हैं क्या? उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई इनकम ऐसी है जो आपने अभी कमाई नहीं है और वह आपको एडवांस में मिल जाए, पहले ही मिल जाए आपको, तो उसे अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। इसको अनएक्रूड इनकम के नाम से भी हम जानते हैं। अनअर्न्ड बोले या अनएक्रूड बोले, ये दोनों नाम इसके लिए आते हैं। इसको कुछ लोग अनार्जित आय भी बोलते हैं, अनुपार्जित आय भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। आप चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी बोले, वो सब भगवान के ही नाम है, ऐसे ही मान लीजिए। अनुपार्जित आय, अनार्जित आय, अनअर्न्ड आय इनकम या अनएक्रूड इनकम, ये सब एक ही नाम है। ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई अभी आपने सर्विस किसी को दी नहीं है जिसके बदले में आपको वह कुछ पेमेंट करता और आपकी वो आय बनता, उसने बगैर सेवा लिए आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो ये अनुपार्जित है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित ये जो उदाहरण है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी उदाहरण में? जैसे उदाहरण नंबर 4 आपके सामने खुला हुआ है। आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Good. Then the next adjustment is depreciation on assets, संपत्ति के मूल्य में ह्रास। ये आपको पता है कि कोई भी संपत्ति जब हम खरीदते हैं, फर्नीचर, भवन या मशीन, तो उसे बाय द टाइम पासेस या बाय यूजेस उसमें कुछ जो है वियर एंड टियर होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें उसकी क्वालिटी में, उसकी जो ओवरऑल जो उसकी फिजिक है उसमें कहीं ना कहीं डिटोरिएशन होता है, कुछ ह्रास आता है, कुछ कमी आती है, तो वो टूट फूट होती है जनरल, जो उसकी वजह से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम ह्रास या डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और इससे रिलेटेड हमने उदाहरण 5 भी पढ़ा हुआ है मुझे लगता है। इसमें कुछ समस्या हो किसी को तो पूछ सकता है, एनीबॉडी? एक बात आप सभी से कि कोई भी काम कीजिए तो वो 100% कीजिए। जैसे आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, कोशिश कीजिए, ताकि ये पता चले कि आप सुन पा रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप अगर करेंगे ऐसा तो निश्चित रूप से आप कंपैरेटिवली ज्यादा अटेंटिव रह पाएंगे। तब आपको फिक्र होगी कि आपको बाकी सारे लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका अटेंशन लेवल थोड़ा बढ़ता है और आप ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं, और जो भी कहा जाता है वो ज्यादा, उसका एक बड़ा हिस्सा आप ग्रेस्प कर पाते हैं। जब आप कैमरा ऑफ कर देते हैं तो आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, कभी कभी कुछ चीजें सुन पाते हैं, कुछ चीजें नहीं सुन पाते। तो जो भी बातें हैं आपके लिए, कोशिश करें कि जो भी डूज और डोंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। ऑनलाइन क्लास की अपनी संहिता होती है, यानी कि अपने उसके रूल्स हैं, और रूल यही है कि कैमरा और माइक कोशिश करें कि ऑन रहे, तो आप ज्यादा सीख सकते। ठीक है। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, यह भी एक एडजस्टमेंट थी। पूंजी पर ब्याज जो होता है वह फर्म के लिए एक तरह का खर्चा होता है, और आहरण पर ब्याज जो है वह फर्म के लिए एक तरह की इनकम होती है। इनकी एडजस्टमेंट्स भी शायद हम करा चुके हैं क्लास में क्या? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? सर एक बार थोड़ा एग्जांपल समझा दीजिए इसका। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो फर्म के लिए खर्चा होता है। अगर उदाहरण नंबर 6 देखें सभी लोग, एक व्यापारी है, 1 जनवरी 2019 को उसने 15,000 की पूंजी से व्यापार शुरू किया था। 1 अप्रैल को उसने अपने निजी हित के लिए 1,000 रुपए निकाले भी थे व्यापार से। ये ड्राइंग्स कहा जाता है, जो निजी उपयोग के लिए बिजनेस से निकाला जाता है। पूंजी और आहरण पर दोनों पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगता है। 31 दिसंबर को आपको पूंजी और आहरण पर ब्याज से संबंधित लेखा करना है और आवश्यक खाते भी बनाने हैं। तो सबसे पहली बात, पूंजी पर अगर हमें ब्याज लगाना है तो पूंजी पर जो ब्याज होता है वह एक तरह की व्यय है, एक तरह का एक्सपेंस है कंपनी के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि सारे खर्चे कंपनी में
या किसी भी फर्म में अकाउंटिंग करते समय एज एन अकाउंटेंट आप डेबिट करते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो डेबिट किया जाएगा। यहाँ इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनको अलग अलग नहीं किया है, दोनों को इन्होंने इंटरेस्ट अकाउंट ही मान लिया है। तो अगर पूंजी पर ब्याज लगेगा तो इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा खर्चा मान करके, और ये कैपिटल इससे बढ़ती है तो कैपिटल का चूंकि क्रेडिट नेचर है और उसे बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना होगा। तो जो जनरल एंट्री बन के आती है पहली एंट्री दिसंबर 31 को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एडिशन रहेगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज। रही बात ये 900 कहाँ से आ जाएगा, इसके लिए 15,000 का 6% आप जब निकालेंगे तो 900 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे आप लोग। पूंजी पर ब्याज के बाद आप देखेंगे आहरण है 1,000 रुपए का, और उस 1,000 पर 6% की दर से अगर आप ब्याज निकालें तो कितना होगा, ये आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का है ये। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में जो ये आपका यहाँ पर समय है वो कितना होगा बोलिए, 9 महीने का। तो 1,000 का 6% 9 महीने के लिए आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, यहीं पे देखिए कॉपी रखी हुई है। हाँ दे दीजिएगा उसे, ठीक है, ओके बेटा। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसमें जो इंटरेस्ट निकाला होगा 45 रुपए, ये कैसे आया होगा, फार्मूला बता रहा हूँ, 1,000 गुणे 6/100 गुणे 9/100 हाँ, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। और जो पूंजी है, पूंजी चूंकि आपने 1 जनवरी से ही शुरुआत की थी उसकी, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा रहा होगा पूंजी का वो रकम 15,000, तो उस पर पूरे 12 महीने का ही लगा। वहां पर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है, और चूंकि आहरण 1 अप्रैल को किया गया था तो इस पे 9 महीने का है। अब रही बात इंटरेस्ट अकाउंट बनाने में, तो इंटरेस्ट अकाउंट पहले एंट्री में आप देख सकते हैं डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में जा करके आप यहाँ पे अपोजिट अकाउंट टू कैपिटल लिखेंगे 900, और इधर इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड एंट्री में चूंकि क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में आके बाई ड्राइंग्स लिखेंगे 45, इसका अपोजिट अकाउंट है ड्राइंग्स, तो बाई ड्राइंग्स लिखेंगे 45, और जो डिफरेंस बचेगा 900 और 45 का, वो दरअसल आपका खर्चा है, एक तरह के लॉस है, क्योंकि एक्सपेंस आपका 900 ज्यादा है और इनकम जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगा है वो 45 ही है, तो 855 जो है ये एक्सेस एक्सपेंस है, और इसे अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, इसे आप अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो इतनी सी बात है, बताएं समझ में आएगा। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी को कैपिटल लाई गई थी, उसकी एंट्री मन में इमेजिन कीजिए क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट चूंकि क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के जा करके, और आपको लिखना क्या रहेगा, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर, कैश अकाउंट। हाँ, उसके बाद में जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है, आपने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया था तो बाई इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स की रकम जो होती है वह हमेशा कैपिटल में घटा दी जाती है, तो वो घटाने के लिए कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर की जाएगी, और टू ड्राइंग्स यहाँ लिखा जाएगा। क्योंकि ड्राइंग्स 1,000 रुपए ही था, लेकिन उस पर 45 रुपए का ब्याज लग चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर ये 1,045 पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वो आपकी कैपिटल का बैलेंस है, 14,855 आपके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के रूप में बचेंगे। ऐसे ही ड्राइंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये 1 अप्रैल को 1,000 रुपए निकाले गए थे, एंट्री होती है इसकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे ड्राइंग्स के डेबिट में जाके टू कैश लिखेंगे 1,000, और जो इंटरेस्ट की एंट्री आपने की है उसमें भी ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट किया था आपने, तो टू इंटरेस्ट लिखेंगे 1,045 इसका टोटल होगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये पूरा 1,045 आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो बाई कैपिटल लिखा जाएगा। ये इस तरह से खाता होगा, जो उम्मीद है कि आपको तो ये समझ में आ चुका है। किसी को अभी भी डाउट है इसमें, आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, चलिए बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी बच्चे हैं सभी बताएं, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशोध ऋण आपको बता चुके हैं पहले ही। बैड डेट क्या होता है, हर साल जब हम माल बिक्री बढ़े
तो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हमें नकद ही नहीं उधार भी बेचना पड़ता है। जिन लोगों को हम माल उधार बेचते हैं वो देनदार कहलाते हैं, और देनदारों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारणों से हमें जो उनकी देनदारी है वो चुका नहीं पाते। ये जो पैसा हमें देनदारों से मिल नहीं पाता है वह खराब ऋण हो गया हमारे लिए, तो इसको हम बैड डेट बोलते हैं। बैड माने जो पैसा ऐसा है जो हमें नहीं मिलेगा, ऐसे देनदार ऐसे देनदारियां जो कि हमें ना मिले तो हमारे लिए वो खराब हो गई, तो उनको हम बैड डेट बोलते हैं। यानी कि देनदारों से प्राप्य यानी कि जो रकम रिसीवेबल है उसमें से वह हिस्सा जो हमें इंश्योर हो जाए कि नहीं मिलेगा उसे हम बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, बैड डेट इज अ काइंड ऑफ लॉस, और इसीलिए हम इसको डेबिट करते हैं हमारे अकाउंटिंग बुक्स में। और जिस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया है, जिससे पता चल जाए कि रामलाल थे 200 रुपए इनके पास थे, श्यामलाल के पास 300 थे, और ये क्लियर हो जाए कि रामलाल और श्यामलाल जो है ये हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमने इसको बैड डेट मान लिया। बैड डेट मान लिया मतलब बट्टे खाते में डाल देना। बट्टा माने एक तरह का डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो अगर मान लिया अगर फुल ही डिस्काउंट हो गया, 200 रुपए जिससे लेने थे, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें जल्दी पेमेंट कर दे, तो हम उसे क्या ऑफर करते हैं कि भाई अगर आप अभी पेमेंट कर दे तो हम आपको 5% 2% छोड़ देंगे, है ना। तो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी भुगतान हमें मिल जाए इसके लिए हम किसी को डिस्काउंट देते हैं। लेकिन मान लिया हमें ये क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भुगतान अब मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में तो ये हो जाएगा कि भाई वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हो गया, 100% बट्टा हो गया। तो इसीलिए उसको बट्टा बोल दिया जाता है। बट्टे को आप चाहें तो अशुद्ध ऋण मान लें, लेकिन अशुद्ध शब्द बट्टे के लिए नहीं आता है। बट्टा यानी डिस्काउंट होता है, लेकिन जब फुल्ली डिस्काउंट हो जाए तो कंप्लीट आपका बैड डेट हो गया, यानी कि लॉस हो गया। तो कभी कभी पॉपुलर सेंस में बट्टे को हम अशुद्ध ऋण मान लेते हैं, तो कोई ऐसी बुराई नहीं, मान भी लेंगे तो भी आपका निष्कर्ष गलत नहीं आएगा। तो बट्टा खाता यानी मान लेते हैं, कह सकते हैं कि आप बैड डेट इसे बोल दीजिए, अशुद्ध ऋण बोल दीजिए। तो बैड डेट इज अ लॉस, लॉसेस आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड। आपने बैड डेट अकाउंट डेबिट करना था, और जो डेटर्स जो पैसा नहीं देंगे उनके खाते क्रेडिट कर देते हैं। फॉर अमाउंट ड्यू फ्रॉम रामलाल एंड श्यामलाल रिटन ऑफ एज बैड डेट। जब आप ये एंट्री करेंगे तो यही नरेशन आपको लिखा जाएगा कि बैड डेट रिटन ऑफ ऑन रिलेटेड टू रामलाल एंड श्यामलाल। ठीक है, और ये बैड डेट जो कि एक तरह का लॉस है, तो इस लॉसेस को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये तो क्रेडिट होगा बैड डेट। ठीक है, और डेबिट कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सारे लॉसेस साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आप देखें खाता, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं बनाया है कोई बात नहीं, अगर आप इसे देखें तो बैड डेट अकाउंट जो बना है क्योंकि डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड में जाएंगे, रामलाल श्यामलाल अपोजिट अकाउंट जो है वो लिखेंगे, और ये ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एंट्री इसकी अगर आप इमेजिन करें तो क्या एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री दी भी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। तो चूंकि बैड डेट क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट में आएंगे और क्या लिखेंगे, बाई पी एंड एल। ठीक है, शॉर्ट में इसको पी एंड एल लिख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। रामलाल और श्यामलाल के खातों में जो आपने देखा इनके बैलेंसेस थे 200-300, और इन्हें बैड डेट में चूंकि ट्रांसफर किया गया है या बैड डेट मान लिया गया है, तो बाय बैड डेट करके यहाँ पे एंट्री की जा रही है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं। आज से हमें जो सीखना था एक नई एडजस्टमेंट, वो क्या है, वो है अश्वत्थ संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। तो ये एडजस्टमेंट्स मैं आपको अब कल ही बताऊं, आज नहीं, समय हो रहा है 11:03 हो गए। तो आज आपने जितना सीखा है ये क्लास में वही है जो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। आपको जो अब करना है वो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपने अगर अभी नहीं किए हैं तो वो आपको आज ट्राई करने हैं होमवर्क के तौर पे। जो भी बच्चे आज जुड़े रहे हैं और जो क्लास में भी जिन्होंने इस चीजों को पढ़ा है, दे ऑल आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये एडजस्टमेंट लिखे करने में पहला क्वेश्चन ये आपको बताया जा चुका है, ये शायद हो भी चुका है आप लोगों का, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सवाल तो शायद क्लास में लगवाया जा चुका है ना। यस सर, 4 तक के सवाल उम्मीद है सभी के लगे होंगे। 5वां सवाल क्या लगवाया गया है क्लास में? अभी नहीं। नो सर। तो 5वां सवाल अगर आप देख लें, जैसे कहा गया है कि 1000 रुपए के फर्नीचर पर 15%, 10,000 की मशीन पर 10%, 20,000 के भवन पर 7.5% और 15,000 की लॉरी पर 20% घास लगाना। तो आपको यहाँ पर घास लगाना है
यानी कि आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे अकाउंट डेबिट करेंगे, और सारे खाते जो है फर्नीचर, मशीन, ये सब क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। करनी है। इनकी रकम अलग अलग Yes, sir. परसेंटेज अप्लाई करके निकाल लेंगे। टाइम कोई दिया नहीं गया तो पूरे साल भर का माना जाएगा। जस्ट 1000 into 15/100 करके फर्नीचर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ऐसे ही मशीन का, भवन का और मोटर का आ जाएगा। कर पाएंगे? Yes, sir. उसके बाद में आप इस डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर भी करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू Profit and loss account debit to depreciation account. डिप्रिसिएशन। ये 2 एंट्री करनी है और इसके आधार पे 3 खाते बनेंगे। एक तो डिप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा संबंधित असेट अकाउंट, और असेट के तो कई खाते हैं तो वो सारे बनने हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब में बनाएंगे। वो सबसे आखिर में एक ही बनेगा, आबासा तीनों का, ठीक है। या आप ऐसा करिए, चलिए Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आप इसमें मत बनाइएगा। इसमें अभी आप केवल डिप्रिसिएशन की एंट्री कीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री भी मत कीजिएगा, केवल डिप्रिसिएशन वाली एंट्री, ठीक है। और केवल 2 खाते बनाइए, एक डिप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा संबंधित संपत्ति खाता। क्लियर? क्या करना है, Yes, sir. डिप्रिसिएशन वाली एंट्री करनी है, डिप्रिसिएशन टू असेट Depreciation. केवल, और 2 खाते बनेंगे, डिप्रिसिएशन का और संबंधित फर्नीचर, मशीन, इन सब Assets का। के। उसके बाद में पूंजी खाते का शेष 24,000 है, उस पे 4% ब्याज लगाना है। तो जो अभी हमने उदाहरण पढ़ा था, पहली एंट्री जो उसमें की थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये Debit एंट्री to इसमें capital account. 24,000 का 4% आ जाएगा, इंटरेस्ट कर लेंगे मुझे लगता है। 1 अप्रैल को 200, 1 जुलाई को 400 और 1 अक्टूबर को 300 व्यापारी ने निजी व्यय के लिए निकाले। व्यापार से निकाले। आहरण पर 6% वार्षिक वार्षिक ब्याज भी लगाना है। और स्वामी के पूंजी खाते को 2% मासिक की दर से वेतन के लिए क्रेडिट भी करना है। ये अभी मैं बता दूंगा। अभी जब बात करें हम इसकी, तो इसमें सबसे पहले हम 200 रुपए पे 1 अप्रैल से लेकर के, कुछ कहा नहीं गया है तो हम मानेंगे कि अच्छा कहा गया है 31 दिसंबर को खाते क्लोज होते हैं, ठीक है। तो पहले जो ये 200 रुपए व्यापारी ने निकाले हैं, इस पर लगेगा कितना समय के लिए, 9 महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। दूसरा जो 400 है, इस पे इसे लगाना होगा 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर, 6 महीना, और यहाँ पर 3 महीने, ठीक है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीना होता है, 300 पर लगेगा 3 महीने, रेट 6%। तो सबसे 200 रुपए पे 6/100 गुणे 9/12, 400 पर 6/100 गुणे 6/12 और 300 पर 6/100 गुणे 3/12। ऐसे करके आप अलग अलग ब्याज निकालेंगे और जो ये निकलेगा इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है वो इनकम होती है, ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या केवल इंटरेस्ट कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन में एग्जांपल में आपने पढ़ा था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और रकम कैसे आएगी मैं अभी बता चुका हूँ, 200, 400 और 300 पर क्रमशः 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। और जो नीचे है, स्वामी के पूंजी खाते को 200 रुपए मासिक की दर से वेतन क्रेडिट करना है, इसके लिए एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी टू ओनर अकाउंट डेबिट, ये केवल सैलरी रखिए, नो इशू। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आई एम रिपीटिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटर होगा कि सैलरी टू ओनर कर लीजिए, सैलरी टू ओनर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और चूंकि 200 रुपए मासिक है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400, ठीक है। ये भी एक खर्चा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है, ओके। सर मासिक, सर इसमें मासिक है तो 12 से क्यों करेंगे? एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये मासिक है, यानी कि तो 1 महीने का 200 रुपए देंगे तो साल भर में कितना देंगे, 2400। यस सर, 12 से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपको करना है। जनरल एंट्रीज मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। अब ये है कि अगर आप इस सवाल को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री भी कर ले, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे कहाँ डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कैसे दिखाएंगे, केवल उतना दिखाते हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो अभी कठिन पड़े तो इस सवाल में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आपसे चूंकि नहीं है, तो आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम अगले चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, तो अभी आप उसकी टेंशन ना ही लीजिए, बेटर होगा। आप केवल एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री मत कीजिए, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब दूसरा सवाल है, छठा वाला जो सवाल है इसमें,
यह भी इसी तरह का कुछ है। दिमाग लगाइए, अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो आज कीजिएगा, नहीं कर पाए तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप केवल क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, कर पाएंगे? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा जो पुरानी एडजस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है यहाँ पे। ये 7वां सवाल है। निम्नलिखित समायोजनाओं के लिए रोजनामचे में लेखे करिए, उनको व्यापार खाते और लाभांश चिट्ठी में यथास्थान दिखाइए। तो अभी आप क्या करिए कि जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 7 लगाइएगा उनकी जनरल एंट्रीज कर दीजिए। रही बात इसकी कि इनको व्यापार खाते में और लाभांश खाते में कहाँ और कैसे दिखाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। अंतिम रहतिया जो होता है यह है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है, और बाकी मजदूरी जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। याद आ रहा प्रॉफिट एंड लॉस। है ना? तो ये वेतन का यस जो सर। देना शेष है और जो बीमे के अग्रिम दिए गए हैं, ये अभी आप नहीं कर पाएंगे। चलो छोड़ दो, इसे 7वां छोड़ दो अभी। अभी आप ऐसा करो, आज के आज आप केवल जो है क्वेश्चन नंबर 5 राइट, ठीक है, इसमें एंट्री कर लो और खाते बना लो। इसके सभी में काफी खाते होंगे जो बनाना होगा, अपने अपने काम है ठीक ठाक। 4 तक के सवाल जिनके नहीं लगे वो सवाल पे लगा लें 4 तक के, और जिनके 4 तक के सवाल लग चुके हैं वो 5वां सवाल लगा करके मेरे पास उसका पीडीएफ आज भेजेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो चलो अभी ग्रुप में मैं आपको लिंक इसका भेजता हूँ और इकोनॉमिक्स की क्लास अभी लोग ज्वाइन करेंगे। ओके ओके बच्चों, यस सर। चलो आप लोग जल्दी से अपना कैमरा अगर ऑन कर लें तो बढ़िया होगा, फटाफट। कम ऑन, मेक इट ऑन, कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन है। ओके, थैंक यू।